प्यारे बच्चों, 18 तारीख से मॉक टेस्ट का आयोजन विभिन्न विद्यालयों में किया जा रहा है। हम लोग हिस्ट्री के मॉक टेस्ट का जो पेपर आया था उसका सॉल्यूशन हम लोगों ने पहले के वीडियो में देख लिया है। आज हम आप लोगों को ज्योग्राफी के मॉक टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बता रहे हैं। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों तक यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। इसमें जितना भी मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है वो आपके मेन परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। और बाकी जितना भी जैक द्वारा मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है सभी का आंसर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और इस मॉक टेस्ट का यदि आपको प्रश्न देखना है तो कम्युनिटी टैब में आपको इसका प्रश्न मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से शुरुआत है। पहला है एंथ्रोपोज्योग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है आपका रेटजेल। फिर है निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? तो रहन सहन की निम्न दशाएं। फिर है मानव विकास सूचकांक का मापक निम्न में से कौन सा है? तो स्वास्थ्य, शिक्षा और साधनों तक पहुंच तीनों है, इसलिए इसका ऑप्शन डी हो गया। निम्न में से कौन रोपण फसल है? तो कोको आपका रोपण फसल है। फिर है मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है सूती वस्त्र के लिए। फिर यहाँ से आपका लघु उत्तरीय प्रश्न पहला क्वेश्चन है आयु लिंग पिरामिड क्या है? तो यह एक प्रकार का रेखा चित्र है जिसमें किसी क्षेत्र की जनसंख्या को विभिन्न आयु वर्गों के पुरुष और स्त्रियों की संख्या को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसकी रचना बहुदंड आरेख के माध्यम से किया जाता है। आयु लिंग पिरामिड को जनसंख्या पिरामिड भी कहते हैं। इसका उपयोग आयु लिंग संरचना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसका प्रतिपादन W.M. थॉमसन तथा आर्थर लेविस ने किया था। दूसरा क्वेश्चन है छावनी नगर क्या है? तो गैरिसन, जिसको हम लोग छावनी कहेंगे, नगर एक ऐसा शहर है जिसे विशेष रूप से रक्षा उद्देश्यों के लिए बनाया जाता है। गैरिसन नगर की उत्पत्ति ब्रिटिश काल के दौरान हुआ था। यह नौसेना या वायुसेना या सेना या सभी के रक्षा कर्मियों की किलेबंदी है। यह शहर मुख्य रूप से रक्षा कर्मियों के साथ साथ उनके रक्षा उपकरणों की बस्ती है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है आपका जननांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं की विवेचना करें। तो जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जा सकता है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे ही समाज ग्रामीण अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता है तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर व निम्न मृत्यु दर में बदल जाती है। ये परिवर्तन 3 अवस्थाओं में होते हैं। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, ये जो है ये प्रथम अवस्था है जो आपका बांग्लादेश, बर्मा ये सब में है। फिर दूसरा अवस्था यहाँ है जहाँ जन्म दर क्या होती है, घटती है, और मृत्यु दर भी क्या हो रहा है, घट रहा है आपका। और ये तीसरी अवस्था है जहाँ पर निम्न उतार चढ़ाव होता है। तो ये चित्र को आप लोग बढ़िया से देख लीजिए और इसको ड्रॉ कर लीजिएगा, अगर ड्रॉ कर सकते हैं तो, और नहीं कर सकते हैं तो केवल लिख दीजिएगा। अब है अवस्था। तो प्रथम अवस्था है इसका कि उच्च प्रजननशीलता में उच्च मृत्युहरता मतलब मरने वालों होती है, क्योंकि लोग मतलब यहाँ की उच्च प्रजननशीलता मतलब हो गया जन्म दर और उच्च मृत्युता मतलब हो गया मृत्यु दर। तो ये होती है क्योंकि लोग महामारियों और भोजन की अनिश्चित आपूर्ति से पीड़ित है। जीवन प्रत्याशा निम्न होती है, मतलब जीवन कितना दिन आदमी जिंदा रहेगा, जीवन प्रत्याशा निम्न होती है, मतलब जल्दी ही आदमी टपक जाता है। अधिकांश लोग अशिक्षित होते हैं और उनके प्रौद्योगिकी स्तर निम्न होते हैं। फिर दूसरी अवस्था में क्या होता है कि द्वितीय अवस्था के प्रारंभ में प्रजननशीलता ऊंची बनी रहती है किंतु यह समय के साथ घटती जाती है। स्वास्थ्य संबंधी दशाओं व स्वस्थता में सुधार के साथ मृत्युहरता में कमी आती है, मतलब मृत्यु दर में कमी आती है। तीसरी अवस्था है, तीसरी अवस्था में प्रजननशीलता और
मरते-हरता दोनों घट जाती है। अगर इसको आपको लिखने में दिक्कत होगा तो इसके जगह मृत्यु दर भी लिख सकते हैं। तो जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या मंद गति से बढ़ती है। जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाती है व उसके पास तकनीकी ज्ञान होता है। ऐसी जनसंख्या विचारपूर्वक परिवार के आकार को नियंत्रण करती है। दूसरा क्वेश्चन है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। तो उद्योग हर जगह पर विकसित नहीं हो पाते। उनकी स्थापना ऐसे स्थानों पर की जाती है जहां उत्पाद के निर्माण और विक्रय पर लागत कम से कम आय और अधिक से अधिक लाभ हो। ऐसी अवस्थिति का चयन काफ़ी सोच विचार के उपरांत किया जाता है। किसी भी उद्योग की अवस्थिति अनेक प्रकार के कारकों द्वारा नियंत्रित होती है। तो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहला है बाजार। तो उद्योगों की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण कारक उसके द्वारा उत्पादित माल के लिए उपलब्ध बाजार का होना है। बाजार से अभिप्राय उस क्षेत्र से होता है जहां तैयार माल की मांग हो और वहां के निवासियों में उन वस्तुओं को खरीदने की क्षमता भी हो। दूसरा है कच्चे माल की प्राप्ति। तो उद्योग के लिए कच्चा माल अपेक्षाकृत सस्ता एवं आसानी से परिवहन योग्य होना चाहिए। कच्चे माल के स्रोत के समीप स्थिति होने वाले उद्योग हैं। इसमें पॉइंट है, ह्रासमान भार वाले कच्चे माल का प्रयोग करने वाले उद्योग जैसे चीनी उद्योग, भारी कच्चा माल प्रयोग करने वाले उद्योग जैसे लोहा इस्पात उद्योग, कच्चे माल का भार कम करने वाले उद्योग जैसे तांबा उद्योग, और शीघ्र नष्ट होने वाले कच्चे माल पर आधारित उद्योग जैसे दुग्ध पदार्थ, डिब्बाबंद फल आदि। तीसरा है शक्ति के साधन। तो वे उद्योग जिन्हें अधिक शक्ति की आवश्यकता है, शक्ति स्रोतों के समीप ही लगाए जाते हैं जैसे एल्युमिनियम उद्योग। चौथा है श्रम आपूर्ति। तो कंप्यूटरों के बढ़ते उपयोग, यंत्रीकरण, स्वचालन एवं औद्योगिक प्रक्रिया के लचीलेपन के कारण उद्योगों की श्रमिकों पर निर्भरता थोड़ी कम हुई है। फिर भी औद्योगिक विकास के लिए उचित वेतन पर सही श्रमिकों का महत्व आज भी बना हुआ है। पांचवा है परिवहन एवं संचार की सुविधा। तो कच्चे माल को कारखानों तक लाने के लिए और उत्पादित माल को खपत केंद्रों तक पहुंचाने के लिए तीव्र और सक्षम परिवहन सुविधाएं उद्योगों की अवस्थिति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है। उद्योगों के लिए सूचनाओं के आदान प्रदान एवं प्रबंधन के लिए संचार की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। छठा है सरकारी नीति। तो सरकारी नीति में उद्योगों के अवस्थितिकरण को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण कारक है। उपयुक्त सभी कारक सम्मिलित रूप से किसी उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित व नियंत्रित करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, परंपरागत ऊर्जा संसाधन और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। तो इसका आंसर यहाँ देखिए हम टेबल में दिए हैं। तुलना का आधार ये है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत और ये है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। तो अर्थ, तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे स्रोत हैं जो आमतौर पर लंबे समय से उपयोग में है, मतलब शुरू से उपयोग होते आ रहा है, जैसे लकड़ी ये सब। दूसरा है इधर गैर परंपरागत में क्या है, तो ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत कुछ दशकों पहले पहचाने गए स्रोतों को संदर्भित करते हैं। फिर है हद। तो अधिक खपत के कारण वे समाप्त हो सकते हैं और इनका है कि उन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता है। प्रदूषण, तो ये बड़े पैमाने पर पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं और ग्लोबल वार्मिंग में जुड़ जाते हैं और ये वे पर्यावरण के अनुकूल स्रोत हैं जो प्रदूषण का कारण नहीं है। उपयोग, वे मुख्य रूप से औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाते हैं और इसका है कि वे मुख्य रूप से घरेलू उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं। वह तो ये महंगा है परंपरागत, जबकि ये तुलनात्मक रूप से कम खर्चीला है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, विकासशील देशों में नगरीय बस्तियों की समस्याओं का वर्णन करें। तो नगरीय बस्तियां वे मानव बस्तियां हैं जिनकी अधिकांश आबादी विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों जैसे गैर प्राथमिक गतिविधियों में शामिल है। विशेष रूप से विकासशील देशों में नगरीय बस्तियों के पास पैसे कम होता है और जनसंख्या ज़्यादा होता है। इस कारण से नगरीय बस्तियां विभिन्न समस्याओं से ग्रस्त होते हैं। विकासशील देशों में नगरीय बस्तियों की आम समस्या दो प्रकार के, पहला आवास, पेयजल, बिजली, सीवेज निपटाना, अस्पतालों और स्कूलों जैसे बुनियादी सुविधाओं की कमी। दूसरा प्रदूषण की समस्या, जिसमें वायु और जल प्रदूषण मुख्य है। तो नगरीय समस्याओं को निम्नलिखित शीर्षकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला आर्थिक समस्या।
तो नगरीय बस्तियों में बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के लिए वित्त की अक्सर कमी होती है। अपर्याप्त वित्तीय संसाधन तथा भ्रष्टाचार के कारण नगरीय बस्तियों में बुनियादी सुविधाओं की कमी देखने को मिलता है। इसी में आगे है पॉइंट, इसको आप लोग देख लीजिएगा। दूसरा पॉइंट है सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं। तो शहरी क्षेत्रों में पुरुष चयनात्मक प्रवासन के कारण शहरों में लिंगानुपात को असंतुलित करता है। शहरी केंद्र में उच्च जनसंख्या, आय समानता और कम आर्थिक अवसर होते, जिसके कारण यह नगरीय बस्तियों में अपराध दर को बढ़ाते हैं। सामाजिक अपराध जैसे बलात्कार, डकैती, हत्या, जबरन वसूली आदि शहरी क्षेत्रों में आम है। तीसरा है पर्यावरणीय समस्या। तो नगरीय जनसंख्या अक्सर वहाँ उपलब्ध संसाधनों से ज़्यादा होता है, जिसके कारण वहाँ उपलब्ध संसाधनों जैसे जल, जंगल आदि जैसे प्राकृतिक संसाधनों को तेज़ी से समाप्त कर देता है। तो शहरी क्षेत्रों में भारी मात्रा में कचरा उत्पन्न होता है। कचरे का निस्तारण एक बड़ी चुनौती होती है। कचरे के उचित निपटाना न करने से जल, वायु और मृदा प्रदूषण हो सकता है। फिर है नदी, बाढ़ क्षेत्रों और अन्य जल निकायों के अतिक्रमण के कारण नगरीय क्षेत्र में बाढ़ उत्पन्न करता है। शहरी क्षेत्रों में आजकल ऊर्जा की भारी खपत के कारण नगरीय बस्तियां गर्मी द्वीप का प्रभाव जैसा काम करता है। नतीजतन यह चक्रवातों को आकर्षित करता है। उदाहरण के लिए भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट की शहरी बस्तियों में गर्मी द्वीप का प्रभाव के कारण तट से चक्रवात अपनी ओर आकर्षित होते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है भारत में जल संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है और जल संसाधनों के संरक्षण की 3 विधियां स्पष्ट करें। तो इसका पहला है आवश्यकता का है तो जलाभाव। तो देश में वार्षिक वर्षा का औसत 118 सेंटीमीटर है। इस तरह देश को प्रति वर्ष 40 करोड़ हेक्टेयर मीटर जल प्राप्त होता है। यह सभी कामों के लिए अपर्याप्त है। देश के कुछ भागों में अस्थायी तथा कुछ भागों में अस्थायी जल संकट बना रहता है। दूसरा है वर्षा का कुछ ही समय में होना। तो वर्षा केवल 4 महीनों में ही होती है। 80% वर्षा इन्हीं 4 महीनों में हो जाती है, शेष समय सूखा रहता है। फिर तीसरा है वर्षा का असमान वितरण। तो देश में कहीं अधिक तो तथा कहीं कम वर्षा होती है, इसलिए भी जल संरक्षण आवश्यक है। चौथा है बढ़ती मांग। तो देश में सिंचाई के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए भी जल की मांग बढ़ती जा रही है, जैसे उद्योगों के लिए और बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। 5वां है प्रदूषण। तो गांव, नगरों के मल जल तथा औद्योगिक अपशिष्ट जल की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ये सारा प्रदूषित और अनुपचारित जल देश की नालियों में बहाया जाता है, जिससे सिंचाई तक नहीं होती है। इसलिए जल संरक्षण की आवश्यकता होती है। ताज़े पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हमें विभिन्न तरीकों से पानी का संरक्षण कर सकते हैं। पहला है वर्षा जल संचयन। तो वर्षा जल संचयन एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग भविष्य में उपयोग के लिए वर्षा जल को एकत्रित और संग्रहित करने के लिए किया जाता है। इस तकनीक का उपयोग प्रचुर वर्षा वाले कई क्षेत्रों में और राजस्थान जैसे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में किया जाता है, जहां भविष्य में संग्रहित जल का उपयोग किया जा सके। फिर है वाटर शेड विकास। तो वाटर शेड भूमि के उस क्षेत्र को संदर्भित करता है जो पानी को अन्य जल निकायों जैसे नदियों, महासागरों आदि में ले जाता है। ये वर्षा या बर्फ के पानी को ले जाते हैं, जिसे पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस क्षेत्र का संरक्षण करके हम ताज़े पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं। फिर है जल पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग। तो हम पुनर्चक्रण या पुनः उपयोग करके जल का संरक्षण कर सकते हैं। हम उपयोग किए गए पानी का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए कर सकते हैं, जैसे पानी की बोतलों में बचे पानी को पौधों को पानी देने के लिए पुनः उपयोग करना। तो बच्चों, ये थे आपके आज भूगोल का जो एग्ज़ाम था उसका मॉक टेस्ट का आंसर। और इसके बाद हम आपको इकोनॉमिक्स का भी बताएंगे मॉक टेस्ट का क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद इकोनॉमिक्स का होने वाला है। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और मित्रों को यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक आगे दीजिए, बाय बाय।